कक्षा 12 के छात्रों के लिए पाठ भाषा और आधुनिकता का दूसरा पार्ट आज हम करेंगे। पहले पार्ट में हमने भाषा और आधुनिकता के विषय में बताया था। आज हम इसका पैराग्राफ नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। लेखक कहता है कि अब प्रश्न यह है कि भाषा में यह परिवर्तन कैसे संभव है। यत्न साध्य अथवा सहज सिद्ध। यत्न साध्य से हमारा तात्पर्य यह है कि भाषा को युगानुकूल बनाने के पीछे किसी विशेष व्यक्ति अथवा विशेष व्यक्ति समूह का प्रयत्न होना ही चाहिए। सहज सिद्ध से आशय इतना ही है कि भाषा की यह गति स्वाभाविक होने के कारण यह किसी प्रयत्न विशेष की अपेक्षा नहीं रखते हैं। यदि उपलब्ध भाषा वैज्ञानिक आधारों का पर्याप्त अनुशालन करे तो पहली बात ही सत्य सिद्ध होगी। 18वीं सदी में अंग्रेजी भाषा ने और 20वीं सदी में जापानी भाषा ने इस नवीनीकरण की पद्धति को अपनी कोशिशों से संपन्न बनाया। हर भाषा की अपनी खास प्रवृत्ति होती है। शब्द निर्माण तथा अर्थ ग्रहण की दिशा में उसका अपना अलग रूप होता है। उस विशेष प्रवृत्ति के रूप को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं। चंद रूपगत परिवर्तनों के साथ यह काम एशिया और अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक साहित्य सृजन की दिशा में पिछड़े हुए देशों में और भी सत्वर होना चाहिए और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही है। पहली बात तो ये कहा है कि किसी भी भाषा में जब हम अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उस प्रयोग के समय हमें यह सावधानी बरतनी होगी कि उस भाषा का मूल स्वरूप नष्ट ना हो जाए। ठीक है नहीं, अगर हम उस भाषा के मूल स्वरूप को नष्ट कर रहे हैं तो ये हमारी गलती हो जाएगी और वो भाषा जो है वो फिर जो अन्य भाषाएं हैं उन्हीं की तरह उसमें दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो मूल आत्मा को बनाए रखना हमारे किसी भी भाषा का बहुत अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद लेखक कहता है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विशेष भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, सांस्कृतिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रवृत्ति के अनुसार साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। यहाँ प्रयत्न की आवश्यकता प्रतीत होती है। तो लेखक कहता है कि हम हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या है कि हम उन्हें एक स्थायी स्वरूप न दें भाषा में, बल्कि हम क्या करें कि काम चलो स्वरूप में ही उनका प्रयोग करें। ऐसा ना हो कि हम उसे भाषा का हम मूल स्वरूप बिगाड़ करके और भाषा का मूल आधार स्तंभ उसे बना दें। आगे लेखक कहता है और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकता है। हिंदी भाषा के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयत्न किया है। इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई, जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का निर्माण कर रही है। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण काम किया। राहुल सांकरतायन और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य मनुष्यों ने भी इस काम को पहल अपनी अभिरुचि के कारण अपने ऊपर लेकर गतिशील करने की कोशिश की। अब तक इस दिशा में जो कुछ कार्य हुआ है वह अपर्याप्त ही है, क्योंकि यह कार्य अपनी शैशवकालीन दशा से गुजरकर आगे नहीं बढ़ सकता। इसकी प्रगति के अवरोध में 2 वर्ग बाधा डालते हैं। प्रथम वह वर्ग जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम प्रचलित उन पराये शब्दों को यथावत ग्रहण करने में संकोच करता है। दूसरा वह वर्ग जो अपने विषय में परंपरागत होने पर भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में उन प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपना चाहता है। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए कई आयोगों की स्थापना की है। हम आशा करते हैं कि यह आयोग उपयुक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सुचारू बना सकेंगे। तो इस पैराग्राफ में लेखक क्या कहता है कि हमें जो भाषा का जो विकास हो रहा है उसमें 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। पहली वह विचारधारा है जिसमें क्या होता है घर पे है कि कुछ लेखक ऐसे हैं जो कि उसमें परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं। जबकि कुछ लेखक ऐसे हैं जो परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन वो इतना परिवर्तन करना चाहते हैं कि उसका मूल स्वरूप भ्रष्ट हो जाता है। तो लेखक कहता है कि इन दोनों के बीच की विचारधारा के अपनाने का आवश्यकता है।
ताकि भाषा का मूल स्वरूप भी बना रहे और भाषा में परिवर्तन भी होता रहे। आगे लेखक कहता है विदेशी शब्द जिन्हें हम प्रांतीय भाषाओं में ग्रहण करने की आवश्यकता है खासतौर पर दो प्रकार के होते हैं, वस्तुसूचक, भावसूचक। वस्तुसूचक और भावसूचक का क्या मतलब है? यहाँ पर वस्तुसूचक शब्दों का प्रयोग अन्य भाषाओं से भी हम ले सकते हैं, लेकिन भावसूचक शब्दों का प्रयोग हमें अपनी मातृभाषा या जिस भाषा की हम बात कर रहे हैं उसी के भाषा के शब्दों का प्रयोग हमें करना चाहिए। आगे लेखक कहता है कि विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है।